नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, एचएससी या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगले 30 मिनट में हम आपको कोशिका के पूरे अध्याय को चित्रों और पिछले वर्षों के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ पूरे करेंगे। अंत तक बने रहिए क्योंकि आखिर में आपको जल्दी रिवीजन ट्रिक भी देखने को मिलेगी। अगर कोशिका से किसी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा तो हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारी आज की क्लास है कोशिका से संबंधित। तो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कैसी की इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। हम हमारे टॉपिक से बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। जो हमारा टॉपिक है हम उसे एक अच्छे तरीके से करते हुए चलेंगे। हमारी एक पीडीएफ की एक एक लाइन आपको एक एक क्वेश्चंस की तरह दिखाई देगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, पहले जो हम देखते हैं इस कोशिका के बारे में। कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, यह जीवित प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। किससे बनी होती है? जीवित प्रोटोप्लाज्म से बनी होती है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? जो कोशिका उसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? कोशिका झिल्ली, जो ये आप बाहरी परत कोशिका की देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। इसके हम आपको आगे कार्य भी बताएंगे। कोशिका झिल्ली के क्या कार्य होते हैं, कोशिका द्रव्य के क्या क्या कार्य होते हैं, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है, ये जो आप अंदर देख रहे हैं केंद्रक देख रहे हैं, इसके की संरचना कैसी होती है, इसका क्या कार्य होता है, इसमें डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ये सभी चीज़ हम आगे पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। कोशिकांग जो हम कोशिका के जो जीव द्रव्य होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें तैर रही हैं उनके बारे में भी हम अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है। ये हमने जान लिया है। अभी तक हमने ये जाना है कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर। इसी क्लास में हम कोशिका के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, अब केंद्रक के बारे में जानेंगे, केंद्रक के बारे में, गोल्जी तंत्र के बारे में जानेंगे इसी क्लास में, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल के बारे में जानेंगे, और हम राइबोसोम के बारे में जानेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी हम इसी क्लास के अंदर आपको जानते हुए दिखाई देंगे, और साथ ही साथ हम कोशिका विभाजन वाले टॉपिक को भी इसी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हम संक्षिप्त विवरण हमारी क्लास के जो आखिरी में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं पहले, उनके बाद हम इसका संक्षिप्त विवरण आपको करते हुए दिखेंगे, ठीक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला जो इम्पोर्टेंट जो कोशिका का भाग होता है उसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। किसके नाम से जानते हैं? सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो कोशिका की हमारी कुछ इस प्रकार की हमें संरचना देखने को मिलती है। कैसी? इस प्रकार की हमें संरचना देखने को मिलती है कोशिका की। और ये जो बाहरी परत होती है ना कोशिका की, इसी को हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसी को हम कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी पतली व लचीली परत होती है, ठीक है। कैसी परत होती है? ये कोशिका की बाहरी पतली व लचीली परत होती है। इसे अर्धपरागम्य परत भी होती है। ये मतलब कि पतली होती है, लचीली होती है और अर्धपरागम्य परत होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है। यह कोशिका को आकार देती है और उसकी रक्षा करती है। क्या क्या करती है? ये कोशिका को आकार प्रदान करती है और उसकी क्या करती है? रक्षा करती है। किस प्रकार रक्षा करती है हम आगे देखेंगे। यह उपयुक्त पदार्थों को अंदर आने, मतलब जो कोशिका के लिए उपयुक्त पदार्थ हैं यानी उपयोगी जो पदार्थ है उनको अंदर आने में, और अपशिष्ट पदार्थों जो कोशिका के लिए वेस्ट पदार्थ उसको बाहर जाने में नियंत्रित करती है। जैसा आप अच्छे से समझ सकते हैं कि इसका मेन कार्य क्या होता है कि ये एक रक्षक के रूप में, जैसे कि आप समझ सकते हैं, कार्य करती है। मतलब कि कौन अंदर आएगा और कौन मतलब बाहर रहेगा, बाहर जाएगा अंदर से, ये कौन कार्य करता है? ये हमारी कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। कोशिका झिल्ली इस चीज़ को देखती है। आगे है, यह मुख्यतः लिपिड, वसा व प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और लिपिड, वसा की ये बनी होती है। प्रोटीन इसके अंदर इस प्रकार से हमें धसे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। इसका अन्य नाम हमें से पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कोशिका झिल्ली का अन्य नाम क्या होगा? कोशिका झिल्ली का हमें अन्य नाम देखने को मिलता है प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कोशिका झिल्ली का महत्व क्या होता है? कोशिका की सुरक्षा, पदार्थों का आदान प्रदान तथा कोशिका का आदान प्रदान करना इसका एक प्रमुख कार्य हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोटीन अणु भी हमें इसमें धसे हुए देखने को मिल जाते हैं। प्रोटीन चैनल, प्रोटीन फास्फोलिपिड की हमें द्विपरत इसमें देखने को मिलती है। सभी की चीज़ें आपके लिए एक एक लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखने वाले हैं अब हमारे कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में देखें? कोशिका द्रव्य के बारे में हम देखेंगे। जो कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर सभी जो हमारे कोशिका के ऑर्गेनल्स तैर रहे हैं उसके बारे में हमने देखा था। तो किसके अंदर तैर रहे हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर तैर रहे हैं।
ये कैसा द्रव्य होता है? जीव द्रव्य होता है। मतलब कि जो इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, हम आप सोच सकते हैं कि हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है कोशिका, और कोशिका के अंदर भी जो सभी चीज़ें होती हैं ना वो जीवित तरीके से हम उन्हें समझ सकते हैं, मतलब वो एक तरीके से जीवित चीज़ें होती हैं सभी। तो यह कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाने वाला अर्धद्रव्य अर्धद्रव्य या अपारदर्शी द्रव्य होता है। कैसा द्रव्य होता है? अर्धद्रव्य या अपारदर्शी द्रव्य हमें देखने को ये मिलता है। कौन सा द्रव्य? कोशिका द्रव्य। इसमें जल, लवण, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन तथा विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर जल, लवण, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन तथा विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसे पुट किया जा सकता है? एग्जामिनर के द्वारा क्वेश्चन कैसे पुट किया जाएगा कि कोशिका द्रव्य के द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें नहीं पाई जाती। अगर आपको यह पता है कि क्या क्या पाया जाता है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर जाएंगे, नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या क्या पाया जाता है? जल, लवण, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन तथा विभिन्न प्रकार की कोशिकांग हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं। यह कोशिका के सभी कार्यों के लिए माध्यम प्रदान करता है। क्या करता है? यह माध्यम प्रदान करता है कोशिका के सभी कार्यों के लिए। ठीक है, इसी में सभी रासायनिक क्रिया होती है। सभी रासायनिक जो क्रिया है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है? हमारे इसी कोशिका द्रव्य के अंदर हमें सभी रासायनिक क्रियाएं देखने को मिलती है। कोशिका झिल्ली कौन सी थी हमारी? ये बाहर की जो परत होती है इसे हम कोशिका झिल्ली कह रहे थे अभी भी, और कोशिका जो द्रव्य है वो इसके अंदर का जो पे जलीय पदार्थ है उसे हम क्या कह रहे हैं? कोशिका द्रव्य बोल रहे हैं। ठीक है, महत्व क्या है कोशिका द्रव्य का? महत्व है कोशिकांगों को सहारा देना, यानी कि कोशिकांग है जो इसके अंदर जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और भी राइबोसोम्स हैं और भी जो भी कोशिका के अंग है जो इसके अंदर तैर हैं उनको क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। पोषण का वितरण करना इसका प्रमुख कार्य है। रासायनिक क्रिया का स्थान धारण करना इसका एक प्रमुख कार्य के रूप में हम देख सकते हैं। किसके रूप में देख सकते हैं? रासायनिक क्रियाओं का स्थान निर्धारित करता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हमारे केंद्रक के बारे में। केंद्र जिसे हम न्यूक्लियस के रूप में समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। आगे है हमारा केंद्रक। केंद्रक जो हमारी कोशिका देखी थी, ये कोशिका है। तो कोशिका के अंदर क्या है? अंदर छोटा सा केंद्रक होता है। ठीक है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। केंद्रक यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। क्या होता है? ये नियंत्रण केंद्र होता है कोशिका का, यानी जो कोशिका है उसका जो नियंत्रण है वो कहाँ से चलेगा? तो कोशिका का जो नियंत्रण है वो कहाँ से चलेगा? केंद्रक से चलेगा। यह प्राय गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य में पाया जाता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। और कहाँ पाया जाता है? कोशिका के मध्य में हमें देखने को मिलता है। केंद्रक झिल्ली द्वारा गिरा होता है। किसके द्वारा गिरा होता है? केंद्रक झिल्ली द्वारा गिरा होता है। जैसे कि आप सोचिए कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि क्या केंद्रक की झिल्ली होती है, हाँ या ना। ये ऐसे तो वैसे मतलब कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी कक्षा में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपका भी क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया जा सकता है कि केंद्रक के अंदर क्या पाई जाती है? हमें झिल्ली देखने को मिलती है। इसमें क्रोमेटिन जाल तथा एक या अधिक न्यूक्लियस केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है जो अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो केंद्रक है उसके अंदर हमें डीएनए देखने को मिलता है। शरीर कोशिका के किस अंग के अंदर हमें डीएनए प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो वो हमारा कौन सा अंग रहेगा? वो हमारा केंद्रक रहने वाला है। आगे चलकर हम देखेंगे कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास भी खुद का डीएनए होता है, वो एक अलग बात है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, महत्व क्या है इसका? महत्व है कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा अनुवांशिक गुणों का संचरण करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे कि अनुवांशिक गुण क्या होते हैं? जो हमें हमारे दादा परदादा या हमारे माँ बाप से मिले हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे अनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, आगे है नोट। पादप कोशिका में केंद्रक सामान्यतः किनारों की ओर स्थित होता है। जैसे ये हमारी कोशिका हमारी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक मिनट, आपको थोड़ा सा समझाना इस बारे में ज़रूरी है। जैसे इस प्रकार की हमें चतुष्कोणीय या आयताकार टाइप, जैसे कि आप समझ सकते हैं चतुर्भुजाकार टाइप की हमें देखने को मिलती है हमारी पादप कोशिका। ठीक है, और ऐसी गोलाकार टाइप में हमें देखने को मिलती है हमारी जंतु कोशिका। तो जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर तो केंद्रक इस ऐसे होता है अंदर की तरफ। ठीक है, और जो पादप कोशिका होती है उसमें हमें केंद्रक ऐसे किनारों के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में देखते हैं। राइबोसोम यह छोटी गोलाकार, एक मार्कर का थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए, यह छोटी गोलाकार झिल्ली रहित कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है ये? झिल्ली रहित कोशिकांग है। एक इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं किस किस के अंदर झिल्ली पाई जाती है, किसके अंदर झिल्ली नहीं पाई जाती। जैसे कि अभी हमने देखा था केंद्रक के अंदर झिल्ली थी और राइबोसोम के अंदर झिल्ली नहीं होती। झिल्ली रहित हमें देखने को मिला हमारा राइबोसोम। तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, निम्न में से किस
किस कोशिकांग के अंदर हमें झिल्ली देखने को मिलती है या झिल्ली देखने को नहीं मिलती। तो सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो सभी जीवित कोशिकाओं में हमें क्या देखने को मिलते हैं, राइबोसोम देखने को मिलते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। किसका कार्य करते हैं राइबोसोम? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसे हम बड़ी इकाई और छोटी इकाई के रूप में बांटते हैं। राइबोसोम मुक्त अवस्था में कोशिका द्रव्य में या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या इसे हम अंतःपृथ्वी जालिका के रूप में जानते हैं, उसके सतह पर पाए जाते हैं। हमें राइबोसोम हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? या तो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे? कोशिका द्रव्य में मिलेंगे मुक्त अवस्था में, या फिर हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ऊपर सतह पर यानी चिपके हुए हमें देखने को मिलेंगे क्या? राइबोसोम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप हमारे नोट्स से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए सभी, पहली बात तो सारा कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ फालतू की इसके अंदर नहीं रखी गई है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। आगे है राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थल है। तो प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में हम किसे जानते हैं? हमारे प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में किसे जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में हम जानते हैं हमारे राइबोसोम्स को, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है शरीर के अंदर? राइबोसोम करता है, इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हैं इन सभी चीज़ों को। बड़ी इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, और यहाँ पे क्या, ये राइबोसोम से, ठीक है। मुख्य कार्य कहते हैं प्रोटीन संश्लेषण का, इसका मुख्य कार्य होता है। स्थिति कैसी होती है? मुक्त रूप में होते हैं, और ईआर की यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हमें सतह पर भी ये देखने को मिल जाते हैं। आगे हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में, जिसे हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम की संरचना हमें इस प्रकार की देखने को मिलती है, आप देख सकते हैं इसे एकल झिल्ली होती है या पाचक एंजाइम हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। यह छोटी गोलाकार एकल झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। कैसी होती है? छोटी होती है, गोलाकार होती है और एकल झिल्ली से घिरी होती है, ठीक है। इसमें पाचक एंजाइम हमें देखने को मिलते हैं। कैसे एंजाइम देखने को मिलते हैं? पाचक एंजाइम देखने को मिलते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन डाइजेशन का कार्य करती है, यानी कि हम इसे समझ सकते हैं कि इसका कार्य क्या होता है कि ये पाचन का कार्य करती है। मतलब शरीर के अंदर कोई भी अवांछित पदार्थ कोशिका के अंदर घुसा तो उसको खत्म खा के उसका पाचन कौन कर देगा? हमारी लाइसोसोम उसका पाचन कर देगी, यानी उसको खत्म कर देगी अवांछित पदार्थ को। यह भोजन कणों बेकार पदार्थों पुरानी कोशिकाओं को तोड़कर नष्ट करती है। यह कोशिका सफाई कर्मी या सुसाइडल बैग के नाम से भी जानी जाती है। इसका क्या नाम है? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार पूछा जाता है। इसे सुसाइडल बैग या सफाई कर्मी कहा जाता है कोशिका की, ठीक है। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो कोशिका की जो में लाइसोसोम है वो अपने आप फट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। या इसे कोशिका का सफाई कर्मी भी कहते हैं, यानी कि जो कचरे को साफ कर देती है खा के, या फिर उसे बाहर करके उसको नष्ट कर देती है, या अपने आप भी फट जाती है, तो इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। महत्व क्या है इसका? लाइसोसोम कोशिका की स्वच्छता बनाए रखने में, अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में सहायक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुख्य कार्य क्या है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य इसका मुख्य कार्य रहने वाला है। उदाहरण के लिए भोजन के कणों का पाचन और पुरानी कोशिकाओं का विघटन और अपशिष्ट पदार्थों का नाश करना इसके प्रमुख कार्य रहने वाले हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये हमारे हैं अभी पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में अंतर। ये टॉपिक शायद हमें बाद में करना चाहिए, पहले इसको देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं, एवं गोल्जी तंत्र, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी तंत्र, यह कोशिका द्रव्य में जाल के समान फैली हुई झिल्लियों का तंत्र है। कैसा तंत्र है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा तंत्र है? ये कोशिका द्रव्य में, यानी जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसके अंदर जाल के समान फैली हुई झिल्लियों का ये हमें तंत्र देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्या चिपके होते हैं? हम पीछे पढ़ चुके हैं, राइबोसोम। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें याद रखिएगा। किस प्रकार की हमें पाई जाती है? रफ प्रकार की। ये हमारी कैसी है? अंतःपृथ्वी जालिका किस प्रकार, कितने टाइप की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, ठीक है। जिसे एक को क्या कहते हैं? स्मूथ, और कैसी? रफ। 2 प्रकार की हमें देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमारी स्मूथ है, ठीक है, और ये रफ है। यानी कि जो आप एक पेज लीजिएगा, ठीक है, उसके ऊपर मतलब कि नमक डाल दीजिए। तो एक तो आप नमक वाले पेज के ऊपर ऐसे कीजिएगा, हाथ फेरिए, और एक आप सिंपल पेज के ऊपर हाथ फेरिए। तो जो आप सिंपल आप पेज के ऊपर हाथ फेरेंगे तो आपको चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका जैसा फील होगा, और आप नमक वाले के ऊपर फेरेंगे तो रफ जैसा आपको फील होगा। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन शायद नहीं कर पा रहा हूँ इसके बारे में, लेकिन
आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। यह दो प्रकार की होती है, रफ और स्मूथ। मैं आपको बता चुका हूँ, राइबोसोम मुक्त युक्त होती है और ये राइबोसोम रहित होती है, ठीक है। स्मूथ के ऊपर हमें राइबोसोम देखने को नहीं मिलते। और जो मैंने आपको नमक वाला उदाहरण दिया है, ये नमक के जो दाने हैं वो आपको किसके रूप में दिखाई देंगे, ये हमें हमारे राइबोसोम के रूप में दिखाई देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रफ प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, परिवहन तथा कोशिका के अंदर प्रोटीन के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाना इसका एक प्रमुख कार्य होता है। आगे है जो स्मूथ होती है, लिपिड का संश्लेषण करती है और विषहरण तथा कैल्शियम आयन का संग्रह भी इसका एक प्रमुख कार्य होता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए इसे दानेदार कहते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए इसके अंदर अनप्रेनिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अनप्रेनिक कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें याद रखिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। बाद में देखेंगे, मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे शायद, या फिर व्हाट्सएप पर चैनल बनाएंगे, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। आगे है गोल्जी तंत्र या गोल्जी तंत्र जिसे हम कहते हैं। यह चपटी थैलीनुमा झिल्लियों का समूह होता है जो एक के ऊपर एक सजी होती है। क्या होती है, एक के ऊपर एक सजी होती है, चपटी थैलीनुमा रूप में हमें देखने को मिलती है। क्या, हमारा गोल्जी तंत्र, गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं, उसका जिक्र हो रहा है ये, ठीक है। सिस्टर्न, शेक्यू या ट्रांसटर्न, ये इसके क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। आगे हम संरचना देखते हैं इसकी। यह 3 भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है, मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। एक होता है इसका शीर्ष भाग जिसे अधमुखी भाग कहते हैं, एक होता है मध्य भाग और एक होता है इसका ट्रांस भाग। ट्रांस भाग को हम निगामी भाग के नाम से भी जानते हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए ये बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपके एग्जाम में आएगा हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वही उसी के ऊपर ज़्यादा महत्व दिया जाए, ठीक है। प्रोटीन, इसके जो गोल्जी तंत्र होता है, इसके कार्य आपसे कई बार एक आध बार पूछ लिया जाता है। प्रोटीन या लिपिड का संश्लेषण और पैकिंग और परिवहन इसका एक प्रमुख कार्य है। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है कि लिपिड का संशोधन ये पैकिंग और परिवहन का कार्य कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी या गोल्जी तंत्र इसका प्रमुख कार्य रहने वाला, गोल्जी बॉडी का प्रमुख कार्य ये रहने वाला, ठीक है। वेसिकल या लाइसोसोम था स्रावित पदार्थों का निर्माण, इसका एक प्रमुख कार्य भी रहने वाला है। कोशिका से बाहर स्राव में सहायक ये हमें देखने को मिलती है। आगे है महत्वपूर्ण तथ्य क्या रहने वाले, गोल्जी तंत्र में कोशिका का डाकघर कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, गोल्जी तंत्र में को कोशिका का डाकघर कहा जाता है। ये हमारा, आप अगर सोच रहे हैं कि आप समझने के लिए इस क्लास में हैं तो ये आपके थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस क्लास में आपका रैपिड रिवीजन चल रहा है। टॉपिक का एक भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं, लेकिन फास्ट रिवीजन के अंदर हम आपको इसके सभी टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कर देंगे। शायद हमें 30 या 40 मिनट लगेगी और हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक बात की गारंटी है कि यहाँ से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है अब, ठीक है। आगे है यह प्रोटीन और लिपिड के संशोधन को पैक करना इसका प्रमुख कार्य है। महत्वपूर्ण तथ्य रहने वाले ये हमारे पौधों में गोल्जी तंत्र या को क्या कहते हैं, पौधों में गोल्जी तंत्र को क्या कहते हैं, डिक्योसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्योसोम कहते हैं पौधों के अंदर गोल्जी तंत्र को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया एक आध एग्जाम ऐसा जाता है, कोशिका से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आपके लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस कहते हैं, सभी को पता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह लगभग सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में हम देखने को मिलता है। कोशिका कितने टाइप की होती है वैसे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, ठीक है। तो हमें जो माइटोकॉन्ड्रिया वो कौन सी कोशिका के अंदर देखने को मिलेगा, ये हमें यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, बाह्य झिल्ली हमें इसमें देखने को मिलती है, एक आंतरिक झिल्ली देखने को मिलती है और क्रिस्टी और मैट्रिक्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिस्टी हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है यह अंडाकार या लंबाकार संरचना होती है। इसकी संरचना कैसी होती है, अंडाकार या फिर लंबाकार हमें इसकी संरचना देखने को मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें 2 झिल्लियाँ देखने को मिल जाती है। नंबर 1 है बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। हमें 2 प्रकार की झिल्लियाँ इसके अंदर देखने को मिलती है। आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। आंतरिक झिल्ली कैसी होती है, अंदर की ओर क्या होती है, मुड़ी होती है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, ठीक है। आगे है क्रिस्टी नामक तहें से बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, उंगली नुमा जो संरचनाएं आपको दिख रही है, हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी नामक तहे के रूप में हमें बनती हुई ये दिखाई देती है। आगे है आंतरिक अक्ष को मैट्रिक्स कहते हैं। आंतरिक जो इसका अक्ष होते हैं उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के नाम से हम जानते हैं। इसमें RNA, DNA, राइबोसोम
तथा अनेक एंजाइम पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका ऐसा एक पदार्थ है जिसके अंदर खुद का डीएनए पाया जाता है, वो कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, कार्य क्या क्या होते हैं इसके? यह कोशिका में भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी, जिसे हम क्या कहते हैं? एटीपी की फुल फॉर्म बताइएगा आप कमेंट के अंदर। ठीक है, तो आगे है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म है, मैं ये बता देता हूँ, आपको कमेंट तो वैसे भी करना नहीं है। तो यह वसा कार्बोहाइड्रेट या तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। यह कोशिका को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। कैसी ऊर्जा प्रदान करता है? कोशिका को फास्टली जो ऊर्जा हाउस हम इसे कह रहे हैं कोशिका का, तो ये कोशिका को आवश्यक जो टाइम पर ऊर्जा प्रदान करता कौन है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कुछ कोशिकाओं में जैसे यकृत में यह अमोनिया चक्कर में भी भाग लेता है। किसमें भाग लेता है? ये अमोनिया चक्कर में भी हमें भाग लेता हुए दिखाई देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। यह कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन में सहायक होता है। कोशिका की वृद्धि एवं विभाजन में हमें कौन सहायक दिखाई देता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हमें सहायक दिखाई देता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य है माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो अपना डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यह अर्धस्वात्य होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धस्वात्य होते हैं, यानी सेमी एटोमोस टाइप के हमें देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए इनमें से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक तो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, एक ये चीज़, ये जो आप देख सकते हैं, यह कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण द्वारा किसके द्वारा करता है? एटीपी के द्वारा करता है। एक इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है कोशिका के अंदर, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी चीज़ें वैसे तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि कोशिका का पावर हाउस है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आता है। आप अब प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो इस क्लास से कम आपको साइंस का जो टॉपिक है वहाँ से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इस क्लास से आपको एक आध ही ऐसा क्वेश्चन होगा जो इस क्लास से बाहर निकला होगा। ठीक है, इनकी संख्या कोशिका की ऊर्जा आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है वो किस पर निर्भर करती है कि ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हमें कोशिका के अंदर है, तो उसके हिसाब से ही कोशिका के अंदर हमें माइटोकॉन्ड्रियाज देखने को मिलते हैं। यह कोशिका के साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका के अंदर हमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमें स्वतंत्र रूप में ही हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी हम एक बार जो हमारा टॉपिक एक रह गया था पीछे, ये बड़ा पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में हम एक अंतर देख लेते हैं। तो कोशिका हमें दो प्रकार की देखी थी, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। ठीक है, दो प्रकार की कोशिका होती है। ये तो हमारे है पेड़ पौधे कोशिका और ये होती है हमारे जंतु कोशिका, यानी हमारे शरीर की कोशिका, ये हमें देखने को मिल जाती है। तो प्रमुख रूप से हमें इनके बारे में जो अंतर है वो हमें एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं पादप कोशिका का जो आकार होता है, पादप कोशिका का जो आकार हमें देखने को मिलता है निश्चित आयताकार और चतुर्भुजाकार हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये निश्चित आयताकार या हमें चतुर्भुजाकार हमें देखने को मिल रही है। तो और इसी तरह दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जो अनिश्चित गोलाकार या अंडाकार हमें देखने को मिल रही है हमारी ये जंतु कोशिका। ये देखिए कैसी है, अनिश्चित है, ये गोल या फिर अंडाकार हमें देखने को मिल रही है हमारी जंतु कोशिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसकी कोशिका भित्ति इसमें तो पाई जाती है। देख रहे हैं ये आप जो बाहर देख रहे हैं ये क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, ये हरी हरी आप देख रहे हैं क्या? कोशिका भित्ति है। और इसके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, अनुपस्थित होती है। इसके अंदर सीधी क्या होती है? हमारी कोशिका झिल्ली हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर क्या हमें देखने को मिलती है? कोशिका झिल्ली हमें देखने को मिलती है। आगे है क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर उपस्थित होता है। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है, उपस्थित होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। पौधे हम अपना भोजन किससे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनाते हैं। तो इनके अंदर पादप कोशिका के अंदर हमें देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। और अनुपस्थित किसके अंदर होते हैं? हमारी जंतु कोशिका के अंदर हमें अनुपस्थित देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे है रिक्तिका, जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं। एक बड़ी केंद्रिक रिक्तिका हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी जो पादप कोशिका उसके अंदर जैसे देख सकते हैं आप कितनी बड़ी हमें रिक्तिका देखने को मिल रही है इसके अंदर। ठीक है, छोटी छोटी वह अनेक या तो हमें इसके अंदर जो हमारी जंतु कोशिका है हमारे अंदर, या तो हमें रिक्तिका बिल्कुल छोटी छोटी देखने को मिलेगी या फिर हमें देखने को ही नहीं मिलेगी। यानी हमारे अंदर या तो अनुपस्थिति होगी या फिर अनेक छोटी छोटी हमें देखने को मिल सकती है रिक्तिकाएं। आगे है केंद्रक की उपस्थिति। केंद्रक की जो उपस्थिति है इसमें आमतौर पर हमें किनारों पर देखने को मिलती है। ये आपको केंद्रक दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और ये इसके अंदर हमें क्या किसके जो हमारी जंतु कोशिका उसके अंदर हमें ये लगभग हमें मध्य में देखने को मिल जाता है। ठीक है, आकार इसका कितना होता है? बड़ा 10 से 100 mm तक होता है। और हमारा
यानी जो पादप कोशिका होता है उसका आकार जंतु कोशिका के बजाय बड़ा होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है लाइसोसोम, कम संख्या में पाए जाते हैं इसके अंदर। आतंकवादी थैली जिसे हम कहते हैं पादप कोशिका के अंदर वो कम संख्या में पाए जाते हैं, और हमारी जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर हमें ये एक अधिक संख्या में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या लाइसोसोम। आगे है संचित भोजन। संचित भोजन के रूप में हम देखते हैं स्टार्च के रूप में इसके अंदर संचित भोजन रहता है, किसके अंदर, पादप कोशिका में, और हमारे अंदर यानी जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर ग्लाइकोजन के रूप में हमें देखने को मिल जाता है भोजन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों। निष्कर्ष है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट तथा बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में अनुपस्थिति होती है इन सब चीज़ों की, लाइसोसोम अधिक होते हैं। ये इसमें प्रमुख अंतर हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमारा रैपिड रिवीजन चल रहा है, तो अगर आप समझने के लिए बोलोगे कि लंबी क्लास लेके आई जाए और साथ में समझाया भी जाए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे हमारा कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन किस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, परिचय हम देखते हैं कोशिका विभाजन का, जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। जब एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाएं बनाती है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे कि हमारी एक कोशिका है वो विभाजित होकर दो कोशिका बन गई तो उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कह रहे हैं। महत्व क्या है इसका, महत्व है वृद्धि, ग्रोथ में सहायक होती है वृद्धि, या जैसे कि आप एक से दो चीज बनेगी तो क्या होगी, वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करते हैं, क्षतिग्रस्त ऊतकों की क्या होती है, इससे मरम्मत होती है। जनन प्रजनन में सहायक होती है हमारा कोशिका विभाजन, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। कोशिका विभाजन से क्या होता है, नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, सिंपल ही बात है। कोशिकाओं में दो प्रकार, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है समसूत्री विभाजन, एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। नंबर एक है समसूत्री विभाजन, नंबर दो है हमारा समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री और समसूत्री। ठीक है, अर्ध समसूत्री विभाजन को हम देखते हैं। समसूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है, इसमें एक जनक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। क्या बनती है, एक जो जनक कोशिका उससे क्या होती है, दो पुत्री कोशिकाएं हमें देखने को मिलती है समसूत्री से। ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान होती है। तो जो पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो जनक कोशिकाओं की क्या हमें समान देखने को मिल जाती है। यह शरीर की साधारण कोशिका में होता है। किसके अंदर होता है, जो शरीर है हमारा उसके अंदर जो साधारण कोशिकाएं होती हैं हमारी उसके अंदर हमें देखने को मिलता है समसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन हमें देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन है वो हमें हमारी जो नॉर्मल कोशिकाएं होती है, जो शरीर की जो साधारण कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से समान होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, समसूत्री विभाजन द्वारा बनी पुत्री कोशिकाएं जनक कोशिका के समान आकार और गुणसूत्र संख्या वाली हमें देखने को मिल जाती है। आगे हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में इसमें एक जनक कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। उसमें क्या हो रहा था कि दो पुत्री कोशिकाएं बन रही थी, इसमें क्या बन रही है, चार पुत्री कोशिकाएं बन रही है अर्धसूत्री के अंदर। ठीक है, जैसे कि डबल हो गई है। वैसे तो वो समसूत्री थी और ये अर्धसूत्री थी। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि वो समसूत्री थी। जैसे कि हम किसी को कहते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि एक को मान लीजिए समसूत्री विभाजन एक से समझ लीजिए और अर्धसूत्री में उसका आधा, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे डबल हो रहा है। थोड़ा सा याद करने के लिए आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि जो समसूत्री के अंदर क्या थे, दो पुत्री कोशिकाएं हुई थी और यहाँ से क्या हो रही है, अर्धसूत्री विभाजन से चार पुत्री कोशिकाएं हमें देखने को मिल रही है। पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिकाओं की आधी होती है। यह जनक कोशिकाओं में जेनेटिक्स के निर्माण में होता है। यह दो क्रमिक विभाजनों, प्रथम विभाजन एवं द्वितीय विभाजन में संपन्न होती हमें दिखाई देती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनी कोशिकाओं के आकार छोटी संरचना में भिन्न गुणसूत्र में आधी n के होती है, n बराबर होती है। ठीक है, आगे हमारी पादप कोशिका बना जंतु कोशिका। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पहले। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आ चुका है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या क्या हमें अंतर देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतर हम देखते हैं वो हमारा कोशिका भित्ति का वाला होता है और क्लोरोप्लास्ट का होता है, और जो वैक्यूल होती है उसका अंतर हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। ठीक है, एक बार उसका जो हमने शुरू में देखा था उसमें देख लेते हैं रैपिड रिवीजन के साथ। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, संक्षिप्त विवरण के रूप में हम देखते हैं। संक्षिप्त विवरण, कोशिका झिल्ली के बारे में हमने क्या पढ़ा। यह पतली लचीली अर्धपरागम्य होती है। यह पदार्थों का अंदर बाहर होने को नियंत्रण में करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। कोशिका द्रव्य, यह जेल जैसी द्रव्य सामग्री होती है जिसमें सभी कोशिकांग स्थित होते हैं। ठीक है, स्थिर रहते हैं, जिसके अंदर स्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक, यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र हमें कौन देखने को मिलता है, हमारा
केंद्रक। जैसे कि हमारे शरीर का नियंत्रण केंद्रक कौन है, हमारा केंद्र कौन, हमारा मस्तिष्क, ठीक है। उसी तरह से मस्तिष्क के रूप में कार्य कौन करता है, केंद्रक करता है। तो कोशिका का मस्तिष्क कैसे कहा जाएगा, केंद्रक को कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें डीएनए पाया जाता है जो अनुवांशिक गुणों को नियंत्रित करता है। ये सभी चीजें हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, बस अभी एक छोटा सा रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। कोशिकांग, ये कोशिका के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गोल्जी तंत्र आदि। ये सभी क्या होते हैं, हमारे शरीर के कोशिकांग होते हैं। हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा है, राइबोसोम के बारे में पढ़ा है पीछे, और गोल्जी तंत्र के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आगे है हमारे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु में हम देखते हैं कोशिका जीवन की मूल इकाई है, इंपॉर्टेंट है। सभी कोशिकाएं मूलतः समान रचना की होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होती है। कोशिका को केंद्र को कोशिका का क्या कहा जाता है, मस्तिष्क कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। राइबोसोम क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। गोल्जी तंत्र पदार्थों को पैक एवं परिवहन करने का कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन थैली के रूप में हम समझते हैं। किसके बारे में जानते हैं हम, लाइसोसोम को प्रोटीन की पाचन थैली या आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग के रूप में हम इसे जानते हैं। वैक्यूल भंडारण व प्रसारण दाब बनाए रखता है, कौन, हमारा वैक्यूल्स। आगे है साइटोप्लाज्म में ही सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होती है, सभी रासायनिक क्रिया हमें देखने को मिलती है, जिसे हम कोशिका द्रव्य के रूप में भी हम इसे जानते हैं। आगे देखते हैं, आगे है हमारा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या निकलता है, कोशिका का सामान्य ढांचा सभी जीवों की क्रियाओं की को संचालित करता है, ठीक है। अब हमारे जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये सभी जो क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमें शायद 40 से 50 मिनट हो जाएगी अभी, ठीक है। तो हमारे जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको देख लेते हैं, और रैपिड रिवीजन आज का हो चुका है। हमारा कोशिका का जो टॉपिक है वो पूरा हो चुका है। अभी देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस इस वीडियो को देखने के बाद ठीक होते हैं, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चंस ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपके शायद हमारे कंटेंट में या तरीके में कुछ गलती है, तो आप कमेंट करिएगा, हम उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे ये रिवीजन क्लास थी तो हमने इसमें समझाने से ज़्यादा फर्स्ट आपको कंटेंट कवर कराने पर ध्यान ज़्यादा दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। पहला क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली का मुख्य कार्य क्या होता है। तो सिंपल ही बात है, पदार्थों का आदान प्रदान करना, आदान प्रदान को नियंत्रित करना। अच्छे से हमने 2 से 3 बार ये चीज़ हमारे आगे आई है कि कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है, पदार्थों का आदान प्रदान नियंत्रित करना किसका कार्य है, कोशिका झिल्ली का कार्य रहने वाला। आगे है कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अर्धद्रव्य हमें पदार्थ क्या कहलाता है। कोशिका द्रव्य के अंदर जो अर्धद्रव्य पदार्थ कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर कोशिका द्रव्य के रूप में जाना जाता है, तो हम इसे साइटोप्लाज्म के रूप में जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अर्धद्रव्य होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य में पाया जाने वाला अर्धद्रव्य क्या है, साइटोप्लाज्म है। और जो कोशिका के अंदर द्रव्य पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। आगे है हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है। कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है, यानी जो कोशिका को नियंत्रण कौन करता है, हमारा केंद्र करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे निम्न में से किसमें डीएनए पाया जाता है, इंपॉर्टेंट, किसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है केंद्र के अंदर। वैसे तो इसका सही आंसर अगर बदल जाता, अगर ए व बी ऑप्शन में, वैसे तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए होता है इसका, लेकिन जो अनुवांशिक गतिविधियों को कौन रिलेट कर सकता है, हमारा केंद्र रिलेट कर सकता है, तो इसमें हम केंद्र की तरफ जाएंगे, ठीक है। आगे हमारा राइबोसोम किस प्रकार कार्य में सहायक होते हैं, ये आप अच्छे से बता सकते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं राइबोसोम। आगे है लाइसोसोम को कोशिका के पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है। तो लाइसोसोम को पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, यह अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं, कौन, लाइसोसोम अपशिष्ट पदार्थों को पचाते हैं, और इसे सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, और इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, समझ गए, याद है आपको। आगे है 7वां क्वेश्चन हमारा, पादप कोशिका में कौन सी संरचना पाई जाती है जिसे जंतु कोशिका नहीं होती। पादप कोशिका में कौन सी संरचना होती है जो जंतु कोशिका में नहीं होती, तो ये हमारी क्लोरोप्लास्ट होती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली हमें देखने को मिली थी, राइबोसोम्स भी देखने को मिले थे, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमें देखने को मिला था। तो आप बताइएगा कोशिका झिल्ली का क्या कार्य होता है। कोशिका झिल्ली का कार्य होता है चीज़ों का आदान प्रदान करना, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ उनको बाहर निकालना, जो कोई चीज़ अंदर आ रही है कोशिका के अंदर, कोई अच्छा पदार्थ आ रहा है उसको अंदर लेना, तो ये किसका कार्य होता है, कोशिका झिल्ली का कार्य होता है। राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, राइबोसोम का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, बिजली घर कहते हैं इसे हम कोशिका का, या फिर इसे पावर हाउस कहते हैं, या फिर इसका ये एनर्जी जनरेट करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से जंतु कोशिका की विशिष्ट संरचना क्या कहलाती है। तो जंतु कोशिका होती है उसकी विशिष्ट संरचना क्या कहलाती है, वो होती है हमारी सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होती है, कोशिका जंतु कोशिका होती है उसकी एक विशिष्ट संरचना क्या होती है, हमारी सेंट्रोसोम होती है, इंपॉर्टेंट है। कोशिका झिल्ली की संरचना किससे बनी होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है ना उसकी जो संरचना है वो आपको मैंने चीख के बताई थी। तो जो परत है वो किसकी बनी होती है, लिपिड की द्विपरत होती है। और लिपिड की कैसी परत होती है, द्विपरत होती है। और प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, वैसे तो ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है,
लेकिन द्विपरत किसकी होती है, तो लिपिड की ही द्विपरत हमें इसमें देखने को मिलती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में प्रोटीन और लिपिड देखने को मिलता तो वो प्रोटीन और लिपिड इसका आंसर होने वाला था। ठीक है, आगे है निम्न में से किसे कोशिका का अस्थिपिंजर या सेल स्केलेटल कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है माइक्रोट्यूब्यूल को कहा जाता है। मैं आपसे माफी चाहूँगा कि ये क्वेश्चन पीछे थ्योरी में नहीं आया, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन रहेगा, कोशिका द्रव्य में स्थित शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, सिंपल माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। राइबोसोम का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, तो राइबोसोम है उसका निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, याद करिएगा हमने पढ़ा था। तो केंद्र के द्वारा राइबोसोम का निर्माण हमें देखने को मिलता है। और राइबोसोम किसके ऊपर चिपके होते हैं, ये आप मेरे को कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, इस क्लास में मैंने आपको 2 बार बताया। ठीक है, लाइसोसोम में, जो लाइसोसोम जिसे आत्मघाती थैली कहते हैं, में पाचक एंजाइम किस वर्ग के होते हैं, तो पाचक एंजाइम किस वर्ग के होते हैं, प्रोटीन वर्ग के हमें पाचक एंजाइम देखने को मिल जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। जंतु कोशिका में कौन सा अंगक पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, ऐसा कौन सा अंगक है जो जंतु कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पादप कोशिका में हमें देखने को नहीं मिलता। जो सेंट्रोसोम होते हैं वो हमें जंतु कोशिका में तो देखने को मिलते हैं लेकिन पादप कोशिका में हमें देखने को नहीं मिलते। ठीक है, आगे है पादप कोशिका में पाया जाने वाला प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो जो पादप कोशिका होती है उसमें प्लास्टिड का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारा जो भोजन निर्माण का कार्य होता है, क्या किसका कार्य होता है, भोजन निर्माण का कार्य हमें इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन आ गया है, कोशिका झिल्ली की चयनात्मक परागण में क्यों कहा जाता है, तो कोशिका जो झिल्ली होती है उसको चयनात्मक परागण में क्यों कहा जाता है, तो ये क्या करती है, कोई चीज़ कोशिका के अंदर आती है उसका क्या करती है, चयन करती है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ हमारे काम की है और ये चीज़ हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो इसको इसलिए क्या कहा जाता है, चयनात्मक परागण में झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। यह केवल कुछ पदार्थों को भीतर या बाहर जाने की अनुमति देती है। ठीक है, कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या समान बनी होती है, यह किस स्थिति में होता है, तो जो कोशिका विभाजन में क्रोमोसोम की संख्या समान बनी रहती है किस स्थिति में होता है, माइटोसिस की स्थिति में हमें देखने को मिलता है। आगे है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर आपको थ्योरी से बचना है तो आप इसके रट्टा लगा लीजिए। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। अगर आपका एग्जाम ऊपर से आ चुका है तो आप इनको कुछ भी करके ट्रिक बना लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, आगे है मियोसिस 1 में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो आपको बताया था, तो आधी हो जाती है मियोसिस 1 में। तो ये कौन सा हमारा सूत्र है, ये हमें देखने को मिलेगा हमारा समसूत्री विभाजन। हमने देखा था ना, उसमें मियोसिस 1 में हमें देखने को मिलता है। डीएनए की प्रकृति किस अवस्था में बनती है, डीएनए की प्रकृति किस अवस्था में बनती है, तो एस अवस्था में हमें डीएनए की प्रकृति देखने को मिलती है। जंतु कोशिका में पाचन का कार्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है, पाचन का मुख्य कार्य जंतु कोशिका में लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, लाइसोसोम या आत्मघाती थैली जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं, उसके द्वारा किसका पाचन किया जाता है, हमारे प्रोटीन का पाचन किया जाता है। ठीक है, आगे है किसी भी चीज़ का पाचन करने में कौन सहायक होती है, मुख्य रूप से लाइसोसोम होती है। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है, आप कमेंट में बताइए जल्दी, कई बार करा चुका हूँ इस चीज़ को मैं आपको। ठीक है, आगे है 21वां हमारा क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम अंतःप्रद्वी जालिका कहते हैं का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, मुख्य कार्य क्या होता है हमारा, सी पदार्थों का परिवहन। अंतःप्रद्वी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, आपको कई बार बता चुका हूँ, प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम का एक मुख्य कार्य होता है। लाइसोसोम को कोशिका का पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, तो जो लाइसोसोम होती है उसे कोशिका का पाचन तंत्र क्यों कहा जाता है, यह भोजन कणों को तोड़ता है। क्या करता है, भोजन कणों को तोड़ता है। ठीक है, इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कई बार आ चुके हैं, जो क्वेश्चन बार बार आपको बताए जा रहे हैं तो वो क्वेश्चन आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये चीज़ देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, पादप कोशिका में कोशिका अंगक पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। ऐसा कौन सा अंगक है जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में हमें देखने को नहीं मिलता, तो क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट हमें किस में देखने को मिलता है, पादप कोशिका में देखने मिलता है, लेकिन जंतु कोशिका के अंदर हमें यह देखने को नहीं मिलता। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, क्या यह बात सही है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं कि एग्जामिनर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन डिजाइन कर सकता है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, तो बी गलत, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका में भित्ति हमें देखने को नहीं मिलती। जंतु कोशिका के अंदर तो हमें सीधी हमारी क्या देखने को मिलती है, कोशिका झिल्ली देखने को हमें मिल जाती है, किसके अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। आज के हमारे लास्ट के 5 क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ये है पादप कोशिका में बड़ी वैक्यूल का क्या कार्य होता है, तो जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर बड़ी वैक्यूल होती है, उसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है कोशिका का आकार व तुगात
तुगता करना, ठीक है। कोशिका का आकार तुगता करना, ये इसका एक प्रमुख कार्य है बड़ी वैक्यूल का, ठीक है। केंद्रक में पाया जाने वाला क्रोमेटिन जाल किसका बनाता है? तो जो केंद्रक होता है हमारा, उसके अंदर एक क्रोमेटिन जाल पाया जाता है, वो किसका बना होता है? प्रमुखतः ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। डीएनए एवं प्रोटीन से मिलकर हमारा क्या बनता है? क्रोमेटिन का जाल बनता है। आगे है कोशिका झिल्ली में चयनात्मक परागण में, हम इसको देख सकते हैं क्यों कहा जाता है इसे चयनात्मक परागण में। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। यह केवल कुछ ही विशेष पदार्थों को अंदर व बाहर जाने की अनुमति देती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान राइबोसोम के बारे में सही है? कौन सा कथन है जो राइबोसोम के बारे में सही है? इसे हम देखते हैं। यह प्रोटीन, यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, गलत बात है, क्योंकि राइबोसोम हमें देखने को मिला था और भी जगह पे, ठीक है। आगे है यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, सही बात है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। यह केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं पाया जाता ओनली। यह अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ता है, नहीं, अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ना लाइसोसोम का कार्य है, इसका कार्य नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको कराई गई है सभी की सभी, आप याद रखिएगा इसे। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन में सहायक होती है हमारा सेंट्रोसोम। तो सभी क्वेश्चंस आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो सभी जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और एचएससी, एसएससी, एचटेट और टीजीटी जैसे और पुलिस जैसे एग्जाम्स में ये आपको कई बार पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया गया, ठीक है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और रैपिड रिवीजन था ये आज का। आपको कैसी लगी वीडियो की कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन है आज का कि जो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।